Hello students, as in the last video we discussed about the simple interest and solve some problem of the simple interest. Now the next concept is the compound interest. ठीक है, तो हमने वहाँ पर डिस्कस किया था सिंपल इंटरेस्ट इज इंटरेस्ट विच इज़ ऑलवेज कंप्यूटेड ऑन द प्रिंसिपल अमाउंट. सिंपल इंटरेस्ट आपका ऐसा इंटरेस्ट है जो उस मनी पे हमेशा कंप्यूट होता है जो आपने इनिशियली इन्वेस्ट किया है, इनिशियली आपने लोन लिया है, बोरो लिया है, या इनिशियली आपने फिक्स्ड या डिपॉजिट किया है. ठीक है. नाउ द नेक्स्ट इज द कंपाउंड इंटरेस्ट. द कंपाउंड इंटरेस्ट इज द इंटरेस्ट विच इज़ कंप्यूटेड ऑन द प्रिंसिपल अमाउंट. जो प्रिंसिपल अमाउंट पे तो कंप्यूट होता ही होता है, उसके साथ साथ जो प्रीवियस ईयर्स में आपने इंटरेस्ट गेन किया है उस इंटरेस्ट पे भी क्या होता है, कैलकुलेट होता है या कंप्यूट होता है. ठीक है. उससे पहले जिस साल आप कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल रहे हैं उससे पहले जितने सालों तक आपको इंटरेस्ट मिला है प्रिंसिपल में, उस इंटरेस्ट को ऐड करके जो टोटल सम होता है उस टोटल सम पे क्या होता है, इंटरेस्ट कंप्यूट होता है. तो दैट इज़ द कंपाउंड इंटरेस्ट इज द इंटरेस्ट कैलकुलेटेड ऑन द प्रिंसिपल अमाउंट एंड द इंटरेस्ट एक्यूमुलेटेड ओवर द प्रीवियस पीरियड. तो जैसे अगर हम कहते हैं कि सपोज इनिशियली हमारा जो अमाउंट था वो 100 रुपीज़ था, हमने पर ईयर 10% का इस पर कंपाउंड इंटरेस्ट लगाया, तो पहले साल के लिए तो वो सिंपल इंटरेस्ट की तरह ही बिहेव करेगा. फॉर फर्स्ट ईयर द इंटरेस्ट इज़ ₹10 एंड द टोटल अमाउंट आफ्टर फर्स्ट ईयर इज़ 110 रुपीज़. नाउ इन द सेकेंड ईयर, जब सेकेंड ईयर में हम उस पर कंपाउंड इंटरेस्ट लगाएंगे, देन द कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर दिस कंपाउंड इंटरेस्ट द प्रिंसिपल अमाउंट इज़ 110 रुपीज़. अब जो इंटरेस्ट लगेगा वो किस पे लगेगा, 110 रुपीज़ पे लगेगा. दैट इज़ द 110% ऑफ 110. ठीक है. जबकि सिंपल इंटरेस्ट में ऐसा नहीं था. हर साल जो भी इंटरेस्ट निकलता था सिंपल इंटरेस्ट में वो केवल प्रिंसिपल पे ही निकलता था. हमने जो इंटरेस्ट गेन किया है उस इंटरेस्ट पे हमको कोई इंटरेस्ट नहीं होता था. ठीक है. तो इस तरह से हम कह सकते हैं इफ़ द इंटरेस्ट इज़ कैलकुलेटेड ऑन द प्रीवियस ईयर्स अमाउंट इंस्टेड ऑफ द प्रिंसिपल एक्सेप्ट फॉर द फर्स्ट ईयर. जैसा मैंने अभी बताया आपको, अगर हम कहते हैं कि जो इंटरेस्ट है वो हम कैलकुलेट कर रहे हैं प्रीवियस ईयर अमाउंट पे इंस्टेड ऑफ द प्रिंसिपल के अलावा, प्रिंसिपल के को छोड़कर अगर हम प्रीवियस ईयर के टोटल सम पे या टोटल अमाउंट पे क्या कर रहे हैं, इंटरेस्ट कैलकुलेट कर रहे हैं केवल पहले साल को छोड़कर, देन इट इज़ कॉल्ड द कंपाउंड इंटरेस्ट. तो उसको हम कहते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट. अब इसके फॉर्मूले पे हम आते हैं. द फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड इंटरेस्ट इज इफ़ अ सम ऑफ ₹p इज़ लेंट आउट फॉर t ईयर्स. अगर हम इनिशियली प्रिंसिपल अमाउंट p लेंट आउट कर रहे हैं कितने साल के लिए, t ईयर्स के लिए, t समय के लिए, एट द रेट r% पर एनम के रेट से, देन द कंपाउंड इंटरेस्ट, देन द अमाउंट पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट के रेट से, देन द अमाउंट रिसीव्ड आफ्टर टाइम t. तो टाइम t के बाद जो हमारे पास अमाउंट आएगा वो होगा a इज इक्वल टू p इंटू 1 प्लस r अपॉन n इंटू 100 या 100 इंटू n की पावर n इंटू t. नाउ इन दिस केस द n इज द टोटल नंबर ऑफ टाइम्स और नंबर ऑफ पीरियड्स in which the compound interest is compounded or calculated. ठीक है. ये बताता है कि एक साल में कितने टाइम्स जो हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट है वो कैलकुलेट हो रहा है. नंबर ऑफ पीरियड्स को क्या करता है, डिफाइन करता है. इसको अभी आगे हम डिस्कस करेंगे. इन दिस केस दिस इज़ द अमाउंट. ये हमारा क्या आया, अमाउंट आया. यहाँ पर कंपाउंड इंटरेस्ट हमने नहीं निकाला अभी. दिस इज़ द अमाउंट. तो टी सामने के बाद जो हमारा टोटल अमाउंट होगा कंपाउंड इंटरेस्ट लिखने के बाद पी पर, वो कितना होगा, इतना होगा. नाउ द कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू द अमाउंट माइनस द प्रिंसिपल अमाउंट. जो इनिशियली हमारा प्रिंसिपल अमाउंट था उसको अगर हम टोटल अमाउंट से सब्ट्रैक्ट करें तो हमको क्या मिल जाएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट मिल जाएगा. सो द कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू a माइनस पी एंड a इज इक्वल टू p इंटू 1 प्लस r अपॉन n इंटू 100 की पावर n इंटू टी माइनस p. इसमें से p कॉमन लेते हैं, देन द कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू p इंटू 1 प्लस r अपॉन n इंटू 100 की पावर n इंटू टी माइनस 1. तो दिस इज द कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर्मूला वेयर n इज द नंबर ऑफ पीरियड्स इन विच द इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड. ठीक है. तो n क्या है, नंबर ऑफ पीरियड्स है, कितने पीरियड्स में कंपाउंड इंटरेस्ट क्या हो रहा है, कैलकुलेट हो रहा है या कंप्यूट हो रहा है. ठीक है.
तो अब एन की वैल्यू को समझने के लिए हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं कुछ केसेस। पहला केस अगर हम लेते हैं, इफ़ ए सम ऑफ रुपीज़ पी इज लेंट आउट एट R% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर T ईयर्स इफ द इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड ईयरली। अगर कंपाउंड इंटरेस्ट एक साल में केवल एक बार लग रहा है, यानी ईयरली कंप्यूट हो रहा है, देन द वैल्यू ऑफ एन इज इक्वल टू 1। तो कंपाउंड इंटरेस्ट का जो पीरियड है वो 1 है, एक पीरियड, एक साल क्या है, एक पीरियड के बराबर है। देन ए इज इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस आर अपॉन, तो एन की वैल्यू 1 हो जाएगी, फॉर्मूले में एन इक्वल टू 1 रखेंगे तो यहाँ 1 हो जाएगा, यहाँ 1 हो जाएगा, देन दिस इज द अमाउंट। Similarly, if a sum of rupees p is lent out at R% per annum for T years and the interest is compounded or calculated half yearly, अगर जो कंपाउंड इंटरेस्ट लग रहा है प्रिंसिपल अमाउंट पे वो हाफ ईयरली लग रहा है, हाफ ईयरली का मतलब 6 महीने में लग रहा है, तो एक साल में कितनी बार लगेगा, एक साल में 2 बार लगेगा। तो दैट इज द नंबर ऑफ पीरियड्स आर 2। तो नंबर ऑफ पीरियड कितने को, एक साल में 2 हो गए। ठीक है, हमको जो रेट दिया जाता है वो रेट दिया जाता है पर एनम, पर एनम का मतलब एक साल का। तो एक साल का रेट अगर आर है तो हाफ ईयर का रेट क्या हो जाएगा, आर अपॉन 2 हो जाएगा। तो दैट इज द वैल्यू ऑफ एन इज इक्वल टू 2। तो सिंपली हमने फॉर्मूले में सॉरी एन की वैल्यू कितनी पुट कर ली, 2 पुट कर ली। सो ए इज इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस आर अपॉन 2 इंटू 100 की पावर 2 इंटू टी। सिमिलरली इफ द इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड क्वार्टरली, अगर इंटरेस्ट क्वार्टरली कंपाउंड हो रहा है, क्वार्टरली का मतलब 3 महीने में, यानी एक साल में कितनी बार होगा, 4 बार होगा। ठीक है, एक साल में 4 क्वार्टर होते हैं, तो 3 महीने में अगर इंटरेस्ट कंपाउंड हो रहा है, क्वार्टरली कंपाउंड हो रहा है, देन द वैल्यू ऑफ एन इज इक्वल टू 4। एक साल में 4 बार होगा, 4 बार कंपाउंड इंटरेस्ट लगेगा, एंड द रेट इज 1/4 टाइम्स। और पूरे साल का रेट अगर आर है तो 3 महीने का नहीं, एक क्वार्टर का रेट हो जाएगा R/4। तो एन की वैल्यू कितनी रख देंगे इसके लिए, 4 रख देंगे। सिमिलरली अगर मैं आपसे कहता हूँ इफ द कंपाउंड इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड मंथली, तो अगर कंपाउंड इंटरेस्ट मंथली लग रहा है तो एक साल में कितने महीने होते हैं, 12 महीने। सो एन इज इक्वल टू 12। तो एन की वैल्यू क्या रख देंगे, उसमें 12 रख देंगे। ठीक है, नाउ इफ द रेट्स ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट आर R1 R2 R3 Rn फॉर n सक्सेसिव ईयर्स, जैसे हमने सिंपल इंटरेस्ट में भी देखा था, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो सकता है, ईयर वाइज चेंज हो सकता है। तो अगर किसी पर्टिकुलर प्रिंसिपल अमाउंट पे जो सक्सेसिव रेट ऑफ इंटरेस्ट है, सक्सेसिव ईयर्स में रेट ऑफ इंटरेस्ट है, वो R1 R2, पहले साल R1 है, दूसरे साल R2 है, तीसरे साल R3 है, चौथे साल R4 है और nth ईयर में Rn है, देन द अमाउंट इज डिफाइंड एज, प्रिंसिपल तो एक ही है सबके लिए, प्रिंसिपल P इंटू 1 प्लस R1 अपॉन 100, एक साल में रेट चेंज हो रहा है, 1 प्लस R2 अपॉन 100, 1 प्लस R3 अपॉन 100, 1 प्लस Rn अपॉन 100। अब अगर मैं कहता हूँ इफ R1 इज द रेट फॉर फर्स्ट 2 ईयर एंड R2 is for next 3 years। टोटल 5 ईयर हमें दिए हैं, 5 साल में हमने कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, जिसमें से पहले 2 साल में जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो R1 है और उसके नेक्स्ट 3 साल में जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो R2 है। देन द फॉर्मूला बिकम्स अमाउंट ए इज इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस R1 अपॉन 100 की पावर 2। ठीक है, पहले 2 साल के लिए ईयरली हमारा कैलकुलेट हो रहा है और पहले 2 साल के लिए जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो कितना है, R1 है, तो टाइम कितना है, 2 है, जिसके लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट R1 है, इनटू 1 प्लस R2 अपॉन 100, यह है नेक्स्ट 3 ईयर के लिए की पावर 3। तो इस तरह से हम उस फॉर्मूले को यूज़ करेंगे। तो इसकी कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तब हम इसको क्लियरली समझ सकते हैं कि हम कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए डिफरेंट कंडीशंस कैसे कंसीडर करेंगे। तो इसकी एक प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं यहाँ पर। Let us consider simple problem. What would be the compound interest obtained on an amount of rupees 6,000 at the rate of 7% per annum? पर annum एक साल में एक बार for 2 years। ठीक है, तो यहाँ पर हमें दिया है सिंस P is equal to प्रिंसिपल अमाउंट है 6,000 रुपये, रेट ऑफ इंटरेस्ट R is equal to 7%, टाइम T is equal to 2 years और एनुअली कंप्यूट हो रहा है तो N is equal to 1।
देन द फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड इंटरेस्ट इज सी आई इज इक्वल टू पी इंटू, सीधे कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल लेते हैं, 1 प्लस आर अपॉन एन इंटू 100 की पावर एन टी माइनस 1। अब वैल्यू पुट कर दो इसमें, दिस इज 6000 इंटू 1 प्लस आर इज 7 अपॉन एन इज़ 1 दैट इज़ 100 की पावर एन इंटू टी दैट इज़ 2 माइनस 1, देन इट इज़ बिकम 600। इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। देखो यहाँ पर हम एक मेथड और यूज़ करते हैं, लॉग और एंटी लॉग टेबल, वो हम अभी एक क्वेश्चन में डिस्कस करेंगे आगे। लेकिन अगर हमारी पावर कम है तो हम डायरेक्टली भी इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं 107 अपॉन 100, एलसीएम ले लिया, 100 एलसीएम आया, 100 प्लस 7 इज इक्वल टू 107 का स्क्वायर माइनस 1, एंड इट इज़ इक्वल टू 6000 इंटू 107 का स्क्वायर अपॉन 100 का स्क्वायर हो जाएगा, एलसीएम लोगे तो इंटू 100 का स्क्वायर अपॉन 100 का स्क्वायर। इस तरह से हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। अब यहाँ पर इसको सॉल्व करने के लिए हमको स्क्वायर निकालने की ज़रूरत नहीं है, हम आइडेंटिटी यूज़ कर सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो एक बार ऐड कर दो, एक बार सब्ट्रैक्ट करो, फिर मल्टीप्लाई करना, वो ज़्यादा ईजी रहेगा। तो 6000 इंटू 107 प्लस 100 इंटू 107 माइनस 100 अपॉन 100 का स्क्वायर 1 2 3 4, कैंसिल कर लो, 0 0 0 0 0 0, देन इट इज़ इक्वल टू 6 अपॉन 10 इंटू ये हो जाएगा 207 इंटू ये हो जाएगा आपका 7, ठीक है। देन इट इज़ इक्वल टू 0.6 इंटू इसको अगर मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 1449, इसको मल्टीप्लाई करके हमको मिल जाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू 869.4 रुपीज़। देन दिस इज़ द कंपाउंड इंटरेस्ट डायरेक्ट फार्मूला, ठीक है। तो ये डायरेक्ट प्रॉब्लम थी, डायरेक्ट प्रॉब्लम को हम इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम में आते हैं। नाउ व्हाट इज़ द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹5000 फॉर 4 ईयर इफ़ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10% पर एनम फॉर फर्स्ट 2 ईयर। जैसे भी हमने कंडीशन डिस्कस की थी, पहले 2 साल के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट 10 है, अगले 2 साल के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट 20 है, तो टोटल 4 साल का हमने कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। तो हम पहले अमाउंट निकाल लेते हैं, उसके बाद कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल लेंगे। तो दैट इज़ पी इज इक्वल टू, इस केस में पी हमारे पास है 5000 रुपीज़। रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट 2 ईयर R1 इज इक्वल टू 10 फॉर फर्स्ट 2 ईयर, तो इसके लिए T2 हो जाएगा, एंड R2 इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 20% फॉर नेक्स्ट 2 ईयर्स। टोटल ईयर हमारे पास 4 हैं, तो उनको हमने 2 सेगमेंट में डिवाइड कर दिया, 2 साल के। तो इसके लिए अमाउंट ए इज इक्वल टू होता है फॉर्मूला पी इंटू, जहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट ईयर वाइज डिफरेंट होता है तो वहाँ पर हम अलग अलग फैक्टर ऐड कर लेते, मल्टीप्लाई कर लेते हैं, R1 अपॉन 100 का होल स्क्वायर इंटू 1 प्लस पहले 2 साल के लिए, R2 है अगले 2 साल के लिए, अपॉन 100 का होल स्क्वायर, 2 साल के लिए हमारा ये आ जाएगा। देन इट इज़ इक्वल टू 5000 इंटू 1 प्लस 10 अपॉन 100 का होल स्क्वायर इंटू 1 प्लस 20 अपॉन 100 का होल स्क्वायर, देन इट इज़ इक्वल टू 5000 इंटू, इसको लिख सकते हैं 0 से 0 कैंसिल कर लो, 0 से 0 कैंसिल कर लो, तो जाएगा 1 प्लस 1 अपॉन 10 का होल स्क्वायर इंटू 1 प्लस 2 अपॉन 10 का होल स्क्वायर, देन दिस बिकम्स 5000 इंटू, यहाँ 10 एलसीएम लिया तो जाएगा 10 1 जा 10 प्लस 1 11 का होल स्क्वायर, यहाँ भी 10 एलसीएम आएगा, 10 1 जा 10 प्लस 2 का होल स्क्वायर यानी 12 का होल स्क्वायर, देन होल स्क्वायर कर लो 1 2 3 इंटू ये हो जाएगा 11 121 होता है होल स्क्वायर अपॉन 10 का स्क्वायर इज़ 100 इंटू 12 का होता है 144 अपॉन 100, 1 2 3 1 2 3, ठीक है। कैंसिल कर लो, 5 2 जा 10, 2 से इसको कैंसिल करोगे
2 7 जा 14, 2 2 जा 4, तो 1 ये आ जाएगा आपका 121 इंटू 72। ठीक है, नाउ ये आ रहा है आपका अमाउंट, देन मल्टीप्लाई करने के बाद अमाउंट इज़ इक्वल टू 8712 रुपीज़। तो दिस इज़ द अमाउंट, ये आपका अमाउंट आएगा। हमने निकालना है कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट बराबर होता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, देन इट इज़ इक्वल टू अमाउंट इज़ 8712 माइनस प्रिंसिपल इज़ इक्वल टू 5000। सो इट बिकम्स, सब्ट्रैक्ट कर लो, 3712 इतने रुपीज़। तो दैट इज़ द कंपाउंड इंटरेस्ट इन 4 ईयर्स इज़ 3712 रुपीज़। ठीक है, अब अगली प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं लॉग टेबल और एंटी लॉग टेबल को यूज़ करके। तो उसके लिए मुझे बुक लेनी पड़ेगी। ठीक है, तो यहाँ पर हमारी प्रॉब्लम है यूज़ लॉग एंड एंटी लॉग टेबल फॉर द सिंप्लीफिकेशन ऑफ द कंपाउंड इंटरेस्ट। ये भी एक सिंप्लीफाइड मेथड है। व्हाट इज़ द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ रुपीज़ 10,000 ड्यू इन 2 ईयर्स एट 8% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट इज कंप्यूटेड एज ईयरली एंड हाफ ईयरली। एक केस है ईयरली कंप्यूट हो रहा है, दूसरा केस है हाफ ईयरली कंप्यूट हो रहा है, तो एंड डिफरेंट हो जाएगा। तो व्हाट इज़ द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ रुपीज़ 10,000? 10,000 की प्रेजेंट वैल्यू क्या है जो 2 साल में 10,000 हुआ है 8% पर एनम के इंटरेस्ट रेट से। ठीक है, तो अगर हम कहते हैं कि हमारा 2 साल में किसी मनी का पर 8% कंपाउंड इंटरेस्ट लगा ईयरली और हाफ ईयरली, और वो कितना हो गया, 10,000 हो गया, तो वो प्रेजेंट वैल्यू यानी प्रीवियस वैल्यू यानी हमारा प्रिंसिपल अमाउंट क्या था। तो यहाँ पर हमें दिया है अमाउंट और निकालना प्रिंसिपल है। तो अमाउंट हमें दिया है 10,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें दिया है 8%, टाइम हमें दिया है 2 ईयर, जो 2 सेगमेंट 2 अलग अलग केसेस में हमने कैलकुलेट करना है, और हमने डिराइव करना है यहाँ पर दोनों केसेस में प्रिंसिपल अमाउंट। तो पहला केस अगर हम लेते हैं ए, तो पहले केस में हमसे कह रहा है कि द कंपाउंड इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड ईयरली। अगर कंपाउंड इंटरेस्ट ईयरली लग रहा है तो एक साल में एक ही पीरियड बना, दैट इज n इज इक्वल टू 1, और अगर n इक्वल टू 1 है सो a इज इक्वल टू p इंटू 1 प्लस r अपॉन n इंटू 100 की पावर n इंटू टी। वैल्यू पुट कर लेते हैं, a की वैल्यू हमें दी है 10,000 इज इक्वल टू p इंटू 1 प्लस r है 8% अपॉन n इज इक्वल टू 1, तो ये 100 हो जाएगा, एंड t इज इक्वल टू 2 ईयर। देन इट बिकम्स p इंटू 1 प्लस, इसको लिख सकते हैं 0.08, 8 को डिवाइड करो 100 से तो क्या आ जाएगा 0.08, क्योंकि हम लॉग मेथड यूज़ करें तो डायरेक्ट उसको डिवाइड करके आप लिख सकते हैं, सिंप्लीफाई करने की ज़रूरत नहीं है। नाउ p इज इक्वल टू, p की वैल्यू निकालनी है तो इसको इधर ले जाएंगे, तो ये जगह 10,000 को हम लिख सकते हैं 10 की पावर 4, 10,000 का मीन्स 1 2 3 4, तो 10 की पावर 4 अपॉन 1.08 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 1.08 ऐड होके। नाउ टेकिंग लॉग बोथ साइड, अगर हम दोनों साइड लॉग लेते हैं तो दोनों साइड लॉग लेने पे हो जाएगा लॉग p इज इक्वल टू लॉग 10 की पावर 4 अपॉन 1.08 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, नाउ हमने पढ़ा था log m अपॉन n इज इक्वल टू log m माइनस log n, लॉग प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी वहाँ पर, तो इसको हम यूज़ कर सकते हैं, दैट इज़ log p इज इक्वल टू log 10 की पावर 4 माइनस log 1.08 का होल स्क्वायर। फिर हमने पढ़ा था log m की पावर n इज इक्वल टू n log m, पावर आगे आ जाती है तो इसको हम लिख सकते हैं 4 log 10 माइनस 2 log 1.08। अब हम log वैल्यू यूज़ कर लेते हैं log टेबल से। log 10 की वैल्यू होती है 1, ऑब्वियसली ऑलवेज द log 10 इज इक्वल टू 1, क्योंकि बेस इसका 10 ही होता है, हमने वहाँ पर पढ़ा था कॉमन बेस। देन इट इज़ इक्वल टू 4 इंटू 1,
-2 इंटू, अब इसकी वैल्यू अगर मुझे देखनी है तो मुझे लॉग टेबल का यूज़ करना पड़ेगा। हमने पढ़ा था इसमें 2 पार्ट होते हैं, डेसिमल से पहले का पार्ट कैरेक्टरिस्टिक पार्ट होता है, डेसिमल के बाद का पार्ट मैंटिसा कहलाता है। तो पहले कैरेक्टरिस्टिक फाइंड करते हैं इसकी डिजिट से। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर कितना है आपका 1, अगर यहाँ पर एक डिजिट है तो ये एक डिजिट के लिए जो हमारा कैरेक्टरिस्टिक पार्ट होगा वो जाएगा 1 डिजिट, नंबर ऑफ डिजिट्स आर 1, तो 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0 पॉइंट। फिर हम पहले 2 नंबर का पेयर बनाते हैं, तो 1 0 यानी 10 वाले रो में आएंगे पहले कॉलम पे, और उसमें देखेंगे 8th कॉलम यानी 8 वाला कॉलम कैरेक्टरिस्टिक के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं लॉग टेबल 10 पे 8 हमने देखना है, तो इसको हम यहाँ पर देख सकते हैं। ये आपकी लॉग टेबल है, पहले वाले पे चले जाओ 10 पे 8, देखो पहला वैल्यू आपको 10 दी जाएगी। ठीक है, ये इस कॉल रो में आए और इस पे देखो 8th कॉलम, तो 8th कॉलम में आपकी वैल्यू है 0334, तो ये हो जाएगा 0334, सो दिस बिकम्स 0.0334। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लो, देन इट इज़ इक्वल टू, ये आएगी लॉग पी की वैल्यू, देन लॉग पी इज़ इक्वल टू 4 माइनस 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 4 जा 8, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, 3 2 0 0.0, तो 4 माइनस 0.0668 एंड सब्ट्रैक्ट करके लॉग पी इक्वल टू आ जाएगा आपका 3.9332। नाउ दिस इज़ द वैल्यू ऑफ लॉग पी, ये वैल्यू किसकी है आपकी लॉग पी की। अगर ये वैल्यू लॉग पी की वैल्यू है तो हमने पी निकालना है, तो पी के लिए हम इसको लिख लेंगे एंटी लॉग, दिस इज़ एंटी लॉग, लॉग इधर आएगा एंटी लॉग हो जाएगा, एंटी लॉग 3.9332। तो जब हमने एंटी लॉग टेबल देखी थी तो वहाँ पर भी हमने डिस्कस किया था एंटी लॉग इज़ ऑलवेज फाइन फॉर द मैंटिसा पार्ट, तो जो डेसिमल के बाद का फ्रैक्शन पार्ट है केवल इसके लिए एंटी लॉग हम लेते हैं। ये जो हमारा कैरेक्टरिस्टिक है बताता है कि डेसिमल कितने डिजिट के बाद लगना है। अगर यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक में n है तो डेसिमल लगेगा n+1 डिजिट के बाद, तो राइट से हम काउंट करेंगे 1 2 3, लेफ्ट से काउंट करेंगे 1 2 3 4, n+1 डिजिट आएंगे तो उसके बाद डेसिमल लगाएंगे। जैसे यहाँ पर 3 है तो 4 डिजिट के बाद क्या लगेगा, डेसिमल लगेगा। तो पहले हम देख लेते हैं एंटीलॉग वैल्यू फॉर 0.93, तो 0.93 दो वैल्यू का पेयर, 2 डिजिट का पेयर, उसके बाद तीसरे कॉलम में फिर हम मीन डिफरेंस पे जाएंगे और उसकी दूसरे कॉलम की वैल्यू को इसमें ऐड कर देंगे। तो पहले जाएंगे एंटीलॉग में 0.93 पे, तो इसमें एंटीलॉग देखते हैं पहले 0.93 के लिए। ये एंटीलॉग है आपकी एंटीलॉग टेबल, एंटीलॉग देखेंगे 0.93, तो हम देख लेते हैं पहले 0.93 पे वैल्यू, दिस इज 0.93। ठीक है, 0.9 टू 0.93, 0.93 के बाद था हमारा 0.9332, तो 0.93 के बाद हम जाएंगे पहले थर्ड कॉलम में 0 1 2 3, तो ये वैल्यू हमें मिल रही है 8570, तो यहाँ पर लिख लेते हैं इसको 8570। अब इसके बाद हमको अगली डिजिट हमारी है 2, तो 2 के लिए हम जाएंगे मीन डिफरेंस में, तो 93 पे ये हमको मिला, इसके बाद जाएंगे 2 पे, तो मीन डिफरेंस पे 1 2 पे हमें दी है वैल्यू 4, तो इसमें कितना ऐड कर देंगे +4, तो ये हो जाएगा 8574। तो दिस इज़ द एंटीलॉग वैल्यू, ये क्या आएगी इसकी एंटीलॉग वैल्यू आएगी, तो यह आ जाएगा आपका इज़ इक्वल टू 8574। तो दैट इज़ द प्रिंसिपल अमाउंट P इज़ इक्वल टू 8574 रुपीज़ इज़ द आंसर व्हेन द कंपाउंड इंटरेस्ट इज़ कैलकुलेटेड ईयरली। अब दूसरा केस हम लेते हैं व्हेन द कंपाउंड इंटरेस्ट इज़ कैलकुलेटेड हाफ ईयरली। दूसरा केस हमें दिया है यहाँ पर कंपाउंड इंटरेस्ट इज़ कैलकुलेटेड हाफ ईयरली। जब हम कंपाउंड इंटरेस्ट को कैलकुलेट कर रहे हैं हाफ ईयरली, तो हाफ ईयरली एक साल में कितने हाफ ईयर होंगे, 2 हाफ ईयर, सो द वैल्यू ऑफ n इज़ इक्वल टू 2। ठीक है, तो टोटल कितने बार 2 साल में कंप्यूट होगा, 4 बार कंप्यूट होगा, तो टोटल जो हमारा पीरियड आ जाएंगे वो 4 आ जाएंगे। तो सेकंड पार्ट अगर इसका करते हैं, द सेकंड पार्ट बी इज़ व्हेन
द कंपाउंड इंटरेस्ट इज कंप्यूटेड हाफ ईयरली। तो अगर हाफ ईयरली कंप्यूट हो रहा है तो हमको अमाउंट उतना ही दिया है, अमाउंट हमारा 10,000 ही है, R इज़ इक्वल टू 8% है, T इज़ इक्वल टू 2 ईयर्स के लिए हम कर रहे हैं, बट हाफ ईयरली है तो N इज़ इक्वल टू कितना हो जाएगा 2, एक साल में 2 हाफ ईयर होते हैं। ठीक है, तो N की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 आ जाएगी। अब इसके लिए हम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, A इज़ इक्वल टू देन इट इज़ P इंटू 1 प्लस R अपॉन N इंटू 100 इंटू NT। देन प्रिंसिपल इज़ 10,000, सॉरी अमाउंट इज़ 10,000 इज़ इक्वल टू प्रिंसिपल हमने निकालना है 1 प्लस R इज़ 8% अपॉन 2 इंटू 100, N इज़ इक्वल टू 2 की पावर 2 इंटू 2, देन इट इज़ इक्वल टू P इंटू 1 प्लस 2 से कैंसिल कर लो, 2 4 जा तो इस जगह 4 अपॉन 100 की पावर 4, देन इसको हम लिख सकते हैं 10 की पावर 4 इज़ इक्वल टू P इंटू 1 प्लस ये हो गया 0.04, 4 को अगर डिवाइड करोगे 100 से 0.04 की पावर 4, सो P बिकम्स 10 की पावर 4 अपॉन 1.04 की पावर 4। ठीक है, नाउ टेकिंग लॉग, तो ये हो जाएगा लॉग P, लॉग मेथड से कर रहे हैं, देन इट इज़ इक्वल टू लॉग 10 की पावर 4 अपॉन लॉग 10 की पावर 4 अपॉन 1.04 की पावर 4, और इसको हम लिख सकते हैं log m इंटू log m अपॉन n इज इक्वल टू log m माइनस log n, तो दिस इज log 10 की पावर 4 माइनस log 1.04 की पावर 4, तो ये आ जाएगा इज इक्वल टू 4 m log n। ठीक है, तो log m की पावर n इक्वल टू m log n, तो 4 log 10 माइनस 4 log 1.04। ठीक है, अब log 10 की वैल्यू होती है 1, तो ये हो गया log p, देन log p इज इक्वल टू 4 इंटू 1 माइनस 4 इंटू, अब यहाँ पर इसकी वैल्यू हमने देखनी है तो हम देखेंगे पहले करेक्टरिस्टिक पार्ट, यहाँ पर भी कितना है 1, तो 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0.10, 10 की वैल्यू कॉलम 4 पे, तो इसकी लॉग वैल्यू देख लेते हैं, 10 की वैल्यू 4th कॉलम पे। ठीक है, पहली वैल्यू ले लो, 10 की वैल्यू 4th कॉलम 0 1 2 3 4, तो यह है 0170, तो यहाँ पर आ जाएगा 0170। ठीक है, तो ये आ जाएगा 0.0170। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, देन इट बिकम्स log p इज इक्वल टू 4 माइनस 0, 400, 28 की 8 कैरी 2, 4 1 जा 4 और 2 6, 400.0, देन इट इज़ इक्वल टू 4.4 माइनस 0.0680 इज़ 3.9320, तो दिस इज़ log p, ये वैल्यू आई आपकी log p की। अब हमने निकालनी है p की वैल्यू, तो p इज़ इक्वल टू एंटी लॉग 3.9320, तो ये एंटी लॉग वैल्यू इसकी निकलेगी। एंटी लॉग वैल्यू अगर निकालते हैं तो वही हम देखेंगे यहाँ पर मैंटिसा पार्ट के लिए। ठीक है, तो हमने देखना है 0.93 पे 2, तीसरे डिजिट 0 है तो तीसरे पे जाने की ज़रूरत, मीन डिफरेंस पे जाने की ज़रूरत नहीं है, तो 193 पे 2 पे अगर हम जाते हैं, एंटी लॉग टेबल 0.93 पे 2, तो एंटी लॉग टेबल यह है आपकी, इस पे देखो 0.93, ये आपको दिया 0.93 पे 2, तो 012, तो यह है आपका 8556। ठीक है, तो यह आएगा 8551। ठीक है, 6 नहीं है 1 है, तो ये जगह 8551। अब हमारा डेसिमल कहाँ लगेगा ये हमको पता चलता है इस पार्ट से,
ठीक है। तो इस पार्ट में वैल्यू कितनी है 3, तो 3 + 1 4, यानी 4 डिजिट के बाद 1 2 3 4, 4 डिजिट के बाद डेसिमल लगाओगे तो उसके बाद कोई डिजिट नहीं तो 0 0, तो दैट इज़ दिस इज़ द प्रिंसिपल अमाउंट। तो ये क्या आएगा आपका प्रिंसिपल अमाउंट आएगा। तो इस तरह से लॉग और एंटी लॉग टेबल की हेल्प से भी हम क्या कर सकते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट को सिंप्लीफाई कर सकते हैं। अगले लेक्चर में इसकी कुछ और प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे और कुछ कंबाइंड प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट की।